तो ये टॉपिक जो हमारा है ये है कि सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट के बाद फ्यूचर में कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से मूवमेंट बेटर चलेगा, इसके बारे में उस टाइम के लीडर्स ने कैसे सोचा होगा। तो पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली है यही कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM भी इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, किसने इनिशिएटेड किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। हम पहले से भी जान रहे हैं क्योंकि ये टाइम वो टाइम है जब महात्मा गांधी जी ही मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो हमने आपको बताया भी था कि 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी मूवमेंट हो रहे होंगे उन सभी मूवमेंट में महात्मा गांधी जी सेंटर पॉइंट पे होंगे। तो CDM में भी कौन है? महात्मा गांधी जी ने इनिशिएट किया था। तो CDM sought to challenge British rule through non-violent resistance। अब मोटिव क्या है CDM का? कि हम ब्रिटिश रूल को चैलेंज करेंगे। चैलेंज कैसे करेंगे? नॉन वायलेंट तरीके से, है ना, अहिंसा वाले तरीके से, कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तुम लड़ाई लड़ रहे हो, हम उसे रजिस्ट करेंगे। रजिस्ट मतलब उसका प्रतिरोध करेंगे। कैसे करेंगे प्रतिरोध? क्योंकि लड़ाई तो हमें लड़नी नहीं है, तो हम करेंगे बॉयकॉट। बॉयकॉट यानी उपयोग में नहीं लेना। किन चीजों को उपयोग में नहीं लेंगे? ब्रिटिश गुड्स को, एंड रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। दूसरी बात, हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे। अगर सिर्फ गुड्स को बॉयकॉट करते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगेगा कि ठीक है यार बॉयकॉट कर रहे हो, कहीं और सेल कर देंगे। लेकिन बड़ी चीज ये भी है कि हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे। ये भी इसका एक मेन मोटिव है इस मूवमेंट के अंदर। दूसरा क्या है? जब सस्पेंड किया गया था CDM को 1934 के अंदर, सस्पेंशन ऑफ CDM, तो आपको थोड़ा ध्यान होगा, मैंने बताया भी था कि मीटिंग की गई थी, है ना, लंदन में बुलाया गया था महात्मा गांधी जी को, फिर बैठ के मीटिंग की गई थी। द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू इंटेंस गवर्नमेंट रिप्रेशन। सस्पेंशन के बाद या फिर सस्पेंड क्यों करना पड़ा? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ सप्रेस करना या फिर मारना पीटना, जेल में डालना, ये सब कुछ किया। एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब कि मनी भी नहीं है। अब ये इकोनॉमिक डिप्रेशन देखो दो तरीके से कनेक्ट करता है। एक तो आपको ध्यान होगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में जो अमेरिका में आया था, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिला। उसका इम्पैक्ट एकदम तो आएगा नहीं, तो कुछ टाइम के बाद इंडिया में भी फील हो रहा है, तो ये चीज चेंज हो गई। दिस पोज लीडर्स टू रिफ्लेक्ट एंड डिस्कशन फ्यूचर स्ट्रेटजीज। और तब इंडिया के अंदर लीडर्स ने ये सोचा कि यार हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी फ्यूचर के लिए, क्योंकि मूवमेंट तो जितना करना था उतना कर लिया लेकिन मूवमेंट में उतना आउटपुट नहीं आया जो सोचा गया था, और मूवमेंट को सस्पेंड भी कर लिया था तो एक तो ये चीज हो गई। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ डिबेट्स। डिबेट क्यों हो रही है? डिबेट यानी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत क्यों है इस बात को लेकर। तो लीडर्स एम टू अलाइन ऑन अ कोहेरेंट स्ट्रेटजी दैट बैलेंस्ड गांधीयन नॉन वायलेंस विद इफेक्टिव पॉलिटिकल एंगेजमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। यहाँ पे दो बातें हैं। लीडर्स ये सोच रहे हैं कि यार हमें अलाइन होना पड़ेगा। अलाइन यानी हमें एक रास्ता अपनाना पड़ेगा और सभी को एक ही रास्ते पे चलना है। कैसे चलना है? तो उसके लिए कोहेरेंट एक समान नीति बनानी है जो दोनों के साथ मिलजुल कर चले। दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहला तो है गांधी जी का नॉन वायलेंस तरीका, और दूसरा है पॉलिटिक्स का प्रॉपर एंगेजमेंट होना चाहिए। यानी पॉलिटिकल लीडर्स भी फाइट कर रहे हैं और महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंस पॉलिसी तो है ही। इस चीज को सोचने के लिए आपस में डिस्कशन किया जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं डिबेट ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि आज हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत आसान है कि यार ठीक है एक मूवमेंट बंद हुआ, दूसरा किया, लेकिन वो कैसे शुरू किया गया होगा, उसके बारे में कैसे सोचा गया होगा ना, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिबेट्स। पहली स्टेज क्या थी? डाइवर्जिंग व्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रेटजी। अब कोई एक व्यू तो रहा नहीं होगा, अलग अलग लोगों के अपने अपने व्यू होंगे। तो हम यहाँ समझेंगे जो अलग अलग लोग हैं वो कौन कौन से व्यूज रख रहे हैं, कैसे कैसे व्यूज के लिए बातें की जा रही है। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन गांधीयन लाइंस। तो गांधी जी का आपको मालूम होगा, जैसे मैंने बताया होगा आपको, कि जब भी कभी मूवमेंट होता था उस मूवमेंट के बाद गांधी जी हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव वर्क करना स्टार्ट कर देते थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब होता है जैसे कि चरखा चलाना, कपड़े बनाना, प्रार्थना सभाएं करना, ये सब सारी एक्टिविटीज। तो गांधी advocated for building self-reliant communities through activities like khadi,
हैंड स्पिन क्लोथ यानी हाथ से बनाए गए खादी के कपड़े का प्रोडक्शन करना, विलेज का अपलिफ्टमेंट करना और सोशल रिफॉर्म करना। तो एक तो ये चीज थी कि गांधी जी बोल रहे हैं कि अपने आप पर भरोसा करो और कम्युनिटीज जो हैं वो अपने आप में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट करें और ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे लोगों का विकास भी हो, अपलिफ्टमेंट भी हो और रिफॉर्म्स भी आ रहे हो। रिफॉर्म्स यानी समाज में कुछ बदलाव भी आ जाए, ये बात सोची जा रही है। अगला महात्मा गांधी जी और क्या मांग चल रहे हैं? He emphasized that this constructive work would empower Indians, strengthen the movement and maintain a non-violent stance. उनका मानना ये है कि मूवमेंट की वजह से एक तो पब्लिक का डेवलपमेंट भी हो जाए, अपलिफ्टमेंट भी हो और साथ ही साथ उनमें दृढ़ता आए और दृढ़ता के साथ साथ वो नॉन वायलेंस को अपना भी पाए, क्योंकि नॉन वायलेंस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है ना, कि सामने वाला पीट रहा है और आपको पिटना है, तो उसके लिए आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो वो महात्मा गांधी जी का यहाँ पे मानना है। एक व्यू तो ये हो गया, ये व्यू हो गया महात्मा गांधी जी का। दूसरा देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड काउंसिल एंट्री। दूसरे जो लोग हैं उनका ये मानना है कि यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए फाइट करना चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, काउंसिल में एंट्री करनी चाहिए। काउंसिल मतलब रूल बनाने वाले ग्रुप में हमें पहुंचना चाहिए, जो रूल्स बना रहे हैं कंट्री के लिए। और रूल बनाने वाले ग्रुप में अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम हो सकता है कंट्री के लिए बेहतर रूल्स बना पाए। तो इनका मानना ये हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने व्यूज हैं, उन व्यूज को साथ में लेकर काम करना है। तो गांधीयन थॉट तो हमने ऊपर देख लिया, अब दूसरे थॉट की बात करते हैं हम लोग। Some Congress leaders proposed engaging with British institutions and contesting elections under the government of India Act 1935। इन लोगों का मानना ये था कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ इलेक्शन में फाइट करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन वाली पोजीशन में पहुंचना चाहिए, जो रूल्स वगैरह बनाते हैं कंट्री के लिए। और रूल्स बना पाएंगे तो हम अपने भी भला कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, रूल्स बनाने के बाद ये लोग सोच रहे थे कि हम भला कर पाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्रिटिशर्स इनको इतनी पावर दे ही कि ये रूल्स बना के इंडियंस का भला कर पाए। लेकिन इनका मानना ये था कि हाँ, हमारे पास कुछ ऐसी पावर्स आ सकती हैं और हम इंडियंस का बेटर अपलिफ्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये सोच रहे हैं बाकी लीडर्स, जो चाहते हैं कि हम इलेक्शन फाइट करें और जीतें और फिर वो जो भी चेंजेस वगैरह होने हैं वो हो पाए। इसमें देखिए आगे अगली चीज क्या बोली जा रही है, दे बिलीव्ड दिस अप्रोच could help gradually achieving reforms from within the system। और इनका मानना यह था कि हम सिस्टम में रह के इस तरीके सिस्टम में काम करेंगे और सिस्टम में काम करके लोगों का भला कर पाएंगे। तो इनका भी अपना अप्रोच है ना। इनका अप्रोच ये है कि हम सिस्टम में पार्ट बन जाएं और सिस्टम में लोगों का भला कर पाएं। तो इनका मानना ये हो गया, दोनों अलाइन होना चाहते हैं, यानी दोनों एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। इसके अंदर एक और ग्रुप है, वो क्या है, रेडिकल कंटिन्यूएशन ऑफ द सीडीएम। रेडिकल मतलब जो रैंडम है, जिनका कुछ भरोसा नहीं आता, पता नहीं है, उन्हें बोलते हैं रेडिकल। क्या बोल रहे हैं, अब अफेक्शन अपोज्ड बोथ कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड काउंसिल एंट्री। कुछ लोग ये हैं वो अलग ही सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ना तो हमें काउंसिल में एंट्री चाहिए, ना ही हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। कॉलिंग इंस्टीड फॉर एन इंटेंसिफाइड वर्जन ऑफ द सीडीएम। और वो चाहते हैं कि हमें और ज्यादा पावर के साथ सीडीएम को चलाना चाहिए। और ज्यादा पावर का मतलब ये हुआ कि और इंटेंस मूवमेंट हम लोग करें कंट्री के अंदर, और उस इंटेंस मूवमेंट से डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ लोगों का ये मानना है। फिर एक नेहरू जी का विजन अपने आप में है, वो देखिए, नेहरूज विजन एंड अपोजिशन टू स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल स्ट्रेटजी। नेहरू जी का विजन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू क्रिटिसाइज द अल्टरनेटिंग अप्रोच ऑफ लॉन्चिंग मूवमेंट एंड नेगोशिएटिंग विद द ब्रिटिश। इनका मानना यह है कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, है ना। हमें मूवमेंट को एकदम से अल्टरनेट तरीके से लॉन्च नहीं करना चाहिए। इनका मानना यह है कि एक बार करो और बिल्कुल जोर से करो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो क्या बिलीव कर रहे हैं ये, नेहरू इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म। नेहरू जी का एक तो बिलीव है सोशलिज्म में। सोशलिज्म क्या होता है कि सभी का भला हो जाए, सभी का इक्वल इक्वल भला हो जाए। बिलीव्ड इन कंटिन्यूअस स्ट्रगल। कंटिन्यूअस स्ट्रगल मतलब एक बार मूवमेंट करो, रुको ही मत, लगातार मूवमेंट करते रहो। एंड अपोज्ड बाय अलायंस विद
कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स, और ये बोल रहे हैं कि हमें ब्रिटिशर्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये हो गए, ये इस तरीके से हमारे कुल मिला के 4 व्यू बन जाते हैं, 4 अलग अलग लोगों का ये मानना है, लोग यानी ग्रुप। अब इसमें एक जिक्र आया था ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्या है? हालांकि ये चार्टर एक्ट्स में हमने सिविक्स में भी, मतलब पॉलिटी में भी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में भी, बट एक बार दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? तो पहला देखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोजल। इसमें क्या प्रपोजल दिया गया? अ फेडरेशन दैट वुड यूनाइट प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। इसमें ये बोला गया था कि जितने भी एरिया में राजा वगैरह है, प्रिंस वगैरह है, उनका एक प्रतिनिधि आए, और जितने भी ब्रिटिश एरिया है वहां से लोगों को चुना जाएगा इलेक्शन के थ्रू, और वो देश चलाएंगे, देश यानी अपना अपना इलाका चलाएंगे। इसके लिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, यानी द्विसदनीय जो संसद अपन जिसे बोलते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? सेंटर में, यानी जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे। A central legislature with a lower and upper house with limited authority over provinces. लोअर हाउस अपर हाउस, यानी जो आज के टाइम में हम लोग जानते हैं कि एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, है ना, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। तो ये उस टाइम ही लाया गया था कि कुछ ऐसा कुछ करना है। दूसरा, तो इनके पास अथॉरिटी लिमिटेड होगी। आज तो हमारी संसद कोई भी रूल बना सकती है, लेकिन उस टाइम ये बोला जा रहा है कि इनके पास जो अथॉरिटी होगी, जो पावर होगी, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड पावर नहीं है, अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं है। इनको कुछ ही काम करने की छूट होगी, या कुछ ही काम ये लोग खुद कर सकते होंगे। तो इसे बोला जाता है कि लिमिटेड अथॉरिटी इनको दी जाएगी। समझ में आ पा रही है बात? हाँ जी, ठीक है, मतलब जगते रहना, नींद आए तो बता देना, उतना ही पढ़ाएंगे, नींद आएगी तो पढ़ाएंगे नहीं। ऐसा ना हो कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, दोनों लोग ही सो जाए, फिर मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। बस वो थोड़ा देख लेना आप लोग, नींद आए बता देना, अपन रुक जाएंगे। अगला देखो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंस किसे बोलते हैं? जैसे कोई एक शहर है, उस शहर में मान लो कि 30% लोगों का एक एरिया है, उसे हमने एक जिला या एक प्रोविंस बना दिया, उस प्रोविंस में इलेक्शन होगी और वहां से एक इंसान जीतेगा, उसे बोलते हैं प्रोविंस। अब जो वो एक इंसान जीतेगा, अभी के टाइम में हम उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर MLA, अगर वो स्टेट वाले इलेक्शन है तो MLA बोलेंगे, और अगर वो देश वाले यानी लोकसभा वाले इलेक्शन है तो MP बोलेंगे। वहां पे नियम कायदे बनाने में इसका बड़ा योगदान होता है। अभी होता है योगदान। ब्रिटिशर्स का मानना यह था कि हर एक प्रोविंस को हम ऑटोनॉमस पावर दे देंगे। ऑटोनॉमस मतलब अपने मनमर्जी के हिसाब से काम करने की छूट दे देंगे। तो देखो कैसे हुआ, provinces had more autonomy with directly elected legislature and control over certain subject। तो यहाँ पर जो लोग जीत कर आएंगे उनको कुछ सब्जेक्ट को लेकर, यानी कुछ टॉपिक्स पर वो रूल बनाने का अधिकार रखेंगे। सर्टेन सब्जेक्ट, ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट नहीं, कुछ चीजों के बारे में नियम बनाने की पावर इनके पास होगी। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड कैटेगरीज ऑफ द सेंटर एट द सेंटर। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ सेंटर के पास ही होंगे, यानी ब्रिटिशर्स के पास होंगे। अब आप समझ सकते हो कि कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं। ये वो सब्जेक्ट होंगे जो मेन सब्जेक्ट जैसे फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, मनी रिलेटेड बातें होंगी, वो सब कुछ किसके पास रहेंगी? ब्रिटिशर्स के पास रहेंगी। तो अब इसके लिए क्या किया गया होगा? सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया होगा। सब्जेक्ट मतलब नियम कायदों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट वर डिवाइडेड विद सम being controlled by the governor general and other by elected representative। तो सब्जेक्टों के 2 भाग कर दिए गए। कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जिनको गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा रूल बनाना है कि नहीं बनाना है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखे गए जिन पर नियम कायदे बनाने की छूट दे दी गई थी वहां के इलेक्टेड लीडर्स को, यानी जो मोस्टली इंडियन हुआ करते थे, कि जो इंडिया से जीत के पहुंचे वहां पर। लेकिन मुद्दा ये है कि मेन सब्जेक्ट होंगे गवर्नर के पास, छोटे मोटे सब्जेक्ट होंगे इंडियंस के पास। देन अगला पॉइंट देखो, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट का मतलब ये हो गया कि जो सब्जेक्ट थे उनको डिवाइड कर दिया गया। डिवाइडेड पावर इनटू फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। जैसे अभी भी हमारी कंट्री में ये होती है
एक तो होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। यानी सब्जेक्ट, यानी किसी भी जगह पे जितने भी चीजें हो रही हैं या जो जो एक्टिविटी हो रही है, उन एक्टिविटीज को कुल मिला के 3 तरह से बांट दिया। जैसे मान लो एक सोसाइटी है, वहां पे कुछ लोग टैक्स इम्पोज करना है, रोड बनवानी है ना, साफ सफाई मेंटेन करनी, तो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिए कि एक बंदा सिर्फ मनी वाली बातें देखेगा, है ना, एक रोड बनवाएगा, एक मान लीजिए सफाई रखेगा। तो यहाँ पे जो सबसे कम पावर होगी वो सफाई वाले के पास होगी, और सबसे ज्यादा अथॉरिटी किस पास होगी, जो मनी देख रहा है। तो ऐसे जो मनी वाला पार्ट है तो होगा गवर्नर के पास, और जो सबसे लोअर वाला काम है साफ सफाई, वो होगा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था। तो एंड कंकरेंट लिस्ट टू डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ गवर्नेंस, इससे तीनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र वितरित कर दिए गए कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र ये है, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र ये है, और इस तरीके से काम किया जाएगा। तो ये हो गया, एक सेकेंड, हाँ इस पे आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम खुद ही समझ पा रहे हैं कि यार जब मनी वाली चीजें तो ब्रिटिशर्स ने खुद अपने पास रख ली, और जो चीजें दी हैं उनकी कोई खास वैल्यू है नहीं, तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया इंडियन लीडर्स ने। कौन कौन से हैं, उनमें से सबसे पहले हो गए जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या बोला, 1935 वाले एक्ट को ये बोल रहे हैं, कॉल्ड द एक्ट अ कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। इन्होंने बोला कि ये तो एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक बहुत सारी हैं और इंजन है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी कभी चलेगी नहीं, क्योंकि ऐसी गाड़ी में ब्रेक बहुत हो और इंजन ना हो तो क्या चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। ये किनका मानना है, जवाहरलाल नेहरू जी का। इम्प्लाइंग इट गेव लिटिल रियल पावर टू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, इन्होंने बोला कि कम से कम कुछ तो पावर दो, यहाँ पे तो कोई पावर मिल ही नहीं रही है इंडियंस को। दूसरे हैं बी आर टॉमलिंसन, इन्होंने बोला है, डिस्क्राइब द एक्ट द टूल टू अट्रैक्ट इंडियन कोलैबोरेटर्स व्हाइल मेंटेनिंग ब्रिटिश डोमिनेंस। अब क्योंकि ये ब्रिटिशर है तो बोलेगा कि नहीं नहीं भाई बात तो सही दे रहे हैं हम आपको, हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो ये कोलैबोरेशन है, बस उसमें दिक्कत ये है कि ब्रिटिश क्या है, डोमिनेंस में, यानी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को तो बहुत हल्के फुल्के शब्दों में कि डोमिनेंस ब्रिटिशर्स के पास है। दूसरा, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया है एक, जिनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, openly stated that act was intended to sustain British influence, revealing the act's true intents to control rather than empower। इन्होंने तो खुला बोल दिया कि भाई इस एक्ट का पर्पस ये है कि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बना रहे, साथ ही साथ हम कंट्रोल करना चाहते हैं इंडियंस को, रादर एम्पावर, यानी हमें ब्रिटिश इंडियंस को एम्पावर नहीं करना है, मजबूत नहीं बनाना है इंडियंस को, हमें उनको अपने कंट्रोल में रखना है। किसने बोल दिया, लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के हैं तो वो ज्यादा अपने लिए पॉजिटिव बात बोलेंगे, बाकी दोनों ने इतनी कोई खास पॉजिटिव बात बोली नहीं, यानी अल्टीमेटली अपन को इतना फायदा उनकी बातों से हुआ नहीं। आगे देखिए, सेकेंड स्टेज ऑफ डिबेट्स, और लोग क्या बोलते हैं वो देखते हैं। डिवाइडेड ओपिनियन ऑन ऑफिस एक्सेप्टेंस, यहाँ पे लोगों के जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, यानी अपने अपने ओपिनियन है हर किसी के। पहला, नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस opposed participating in provincial government formed under 1935 एक्ट, यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तो इसको अपोज कर रहे हैं, यार बेकार बात है, हमें माननी नहीं चाहिए। अंडर द एक्ट 1935, seeing its end compromising with colonial, इनका मानना यह है कि अगर हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे ये मैसेज जाएगा दुनिया के पास कि हमने ब्रिटिशर्स के साथ क्या कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, यानी हाथ मिला लिया है, पहली चीज। दूसरा है सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट व्यू, सोशलिस्ट लोगों का और लेफ्टिस्ट लोगों का क्या व्यू है। Some leftist members advocated entering counseling to create administrative deadlock, hoping this would expose British limitations and rely popular support। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलना चाह रहे थे कि हमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना चाहिए, यानी इलेक्शन फाइट करना चाहिए,
है ना। होप ये है, उम्मीद ये है कि हम पब्लिक को ये बता पाए कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडियन के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और पब्लिक का पॉपुलर सपोर्ट हमें मिल पाए। गांधी जी क्या सोच रहे हैं इस बारे में, वो देखिए। Initially, Gandhi was against office acceptance, but rather later shifted his stance to allow Congress ministers in provincial government, believing it could be leveraged to advance the freedom struggle. शुरुआत में गांधी जी का मानना था कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं यार, कर लेते हैं पार्टिसिपेट, इससे हो सकता है कुछ फायदा ही मिल जाए फ्रीडम फाइटिंग करने में। तो ये महात्मा गांधी का स्टैंड है कि शुरुआत में वो उसमें राजी नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि हो सकता है इसके अंदर कुछ फायदा मिल ही जाए। ठीक है जी। देन कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड डिसीजन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। मैनिफेस्टो का मतलब होता है जब भी कोई ग्रुप या कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन फाइट करने जाती है तो पब्लिक को बताती है कि भाई हम अगर इलेक्शन फाइट करेंगे तो हम जीत गए तो क्या करेंगे आपके लिए, उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो, यानी प्रोमिसेस। इलेक्शन जीतने के बाद जो प्रोमिसेस वो फुलफिल करेंगे, उन प्रोमिसेस को जिसमें लिखते हैं उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो। तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या क्या बातें दी गई हैं वो देखते हैं हम लोग। एट द लखनऊ 1936 एंड फैजपुर 1937 कांग्रेस सेशन द आईएनसी रिजॉल्व टू कॉन्टेस्ट द अपकमिंग प्रोविंशियल इलेक्शन। इन मीटिंग्स में, कौन सी मीटिंग्स में, 1936 और 1937 में जो कांग्रेस के सेशन हुए, उन सेशंस में क्या क्या काम होंगे इलेक्शन में उसका एक तरीके से ओवरव्यू पब्लिक को दिया गया है ना, कि इलेक्शन होंगे तो आगे हम पार्टिसिपेट करेंगे तो किस तरीके से चीजें उसमें हो सकती हैं, यानी हमारा व्यू क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या था, द कांग्रेस एम्ड टू यूटिलाइज लेजिस्लेटिव पोजीशन टू पुश फॉर इंडियन इंटरेस्ट डिस्पाइट लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। इनका मानना यह था कि हम लोगों को इंडियंस को पुश करना चाहिए, पुश यानी और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि ब्रिटिश अथॉरिटी हमारे ऊपर लिमिटेशंस ना लगा पाए। लिमिटेशंस नहीं लगा पाने का मतलब ये हुआ कि हमें ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, हमें अपना डेवलपमेंट खुद करना है और खुद ही हमें ब्रिटिशर्स से बेहतर बनना है, इस तरीके की बातें होंगी। देन नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस परफॉर्मेंस इन द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन। अब भाई इलेक्शन तो पार्टिसिपेट कर लिया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद आउटकम क्या निकला, यानी रिजल्ट क्या रहा इलेक्शन का, वो देखिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कांग्रेस वोन इन मैनी प्रोविंसेस। कांग्रेस कई जगह जीत गई, कहाँ कहाँ जीत गई, इंक्लूडिंग बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, जैसे उस टाइम में बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, आसाम, एंड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। नॉर्थ वेस्ट वाले प्रोविंसेस में भी जीत गए। तो जैसा कि सोचा गया था कि अगर इंडियन पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें कई जगह जीत मिलेगी, तो और ऐसा हुआ भी कि इंडियंस कई जगह इलेक्शन जीते। देन इम्पैक्ट ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स। अब इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला है ना, जब ये इलेक्शन जीत गए वहां पे गवर्नर के साथ बैठ के मीटिंग वगैरह करते होंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ा। These ministers persuaded reforms, promoted education। इन्होंने ब्रिटिशर्स को रिफॉर्म के लिए प्रमोट किया, एजुकेशन के लिए प्रमोट किया, इम्प्रूव लेबर कंडीशन, मजदूरों की कंडीशन को बेटर करने के लिए बोला गया, एंड वर्क टुवर्ड सोशल जस्टिस डिस्पाइट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। और सोशल जस्टिस की बात की जा रही है। सोशल जस्टिस मतलब लोगों की भलाई होनी चाहिए, लोगों की भलाई मतलब लोगों को न्याय मिल जाए। इसी के साथ साथ गांधी जी का जो मोटिव है वो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड मास मोबिलाइजेशन। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड मास मोबिलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, पब्लिक भीड़ एक साथ होगी और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करेंगे। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती है इनके, वही चक्का जलाना, कपड़े बनाना, है ना, वो सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। तो देखिए पहला प्रोग्राम है विलेज का रिकंस्ट्रक्शन करना, विलेज रिकंस्ट्रक्शन। Gandhi focused on building self-reliant villages through local industries and sustainable agricultural practices। इन्होंने बोला कि लोगों को खुद पर भरोसा करना है, अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, लोकल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करवानी है। लोकल इंडस्ट्रीज यानी जो गांव में, सिटी में, यानी इंडियंस की ही जो इंडस्ट्रीज हैं छोटी मोटी, उन्हीं को और ज्यादा ग्रो करना है।
एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी है। ऐसे तरीके से एग्रीकल्चर करना है कि क्रॉप वगैरह नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उनके ऊपर, है ना, और वो खराब वगैरह ना हो। तो ये हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देन खादी का प्रमोशन करना है, खादी का प्रमोशन, encouraging the use of hand-spun khadi fabric as symbol of economic self-sufficiency and resistance to British industrial goods। और ब्रिटिश के गुड्स को अपोज करना है, खुद की बनी हुई चीजें, अपने ही देश में बनी हुई चीजें, खादी जैसी चीजों को उपयोग में लेना है। देन अगली चीज जो है महात्मा गांधी जी की इन मूवमेंट के साथ, वो है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स। अनटचेबिलिटी को दूर करना है, छुआछूत जैसे अपन बोलते हैं, साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म करने हैं। तो गांधी स्ट्रेस द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी फॉर वुमेन एंड प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मनी फॉर स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट। इन्होंने बोला कि हमें नेशनल मूवमेंट को ग्रो करना है, स्ट्रेंथ देनी है, फीमेल को इक्वल दर्जा देना है, और साथ साथ अनटचेबिलिटी को दूर करना है। ये इनकी कुछ स्टार्टिंग मतलब कुछ मेन मोटिव है महात्मा गांधी के। देन नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम इवेल्युएट करें कि इस पूरे मूवमेंट से आउटकम क्या निकला, तो इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड रेस्पॉन्स। गांधी जी ने जितने भी कंस्ट्रक्टिव काम किए, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, while constructive work aligned with the Gandhi's principle, some felt it was insufficient for a decisive political breakthrough। तो कुछ लोगों का मानना था कि यार इससे कुछ नहीं होगा, ये इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी जी को लग रहा है कि नहीं नहीं, इससे तो हम लोग बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं लोगों का, और फिर उससे और ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये महात्मा गांधी का मानना है, बाकी लोगों का मानना है कि नहीं हो पाएगा। देन काउंसिल एंट्री एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रेटजी, जिन लोगों का मानना है कि हमें इलेक्शन फाइट करना चाहिए, उनका देखिए, though it provided an opportunity to challenge colonial policies, leaders like Bose and Nehru remained skeptical of any alliance with British institutions। हालांकि कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमें फाइट वाइट करना है, इलेक्शन जीतना है, लेकिन नेहरू और बोस को ये लग रहा है कि हमें उनके साथ मिलकर इलेक्शन फाइट नहीं करना चाहिए। तो ये इनका अपना ओपिनियन है। डिबेट ओवर मिलिटराइज रेजिस्टेंस, यानी बोस को लग रहा है कि हमें अपनी आर्मी, मिलिटेंट देशभक्त लोग बनाने चाहिए जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो, ऐसे ग्रुप बनाने की बात की जा रही है। बोस call for militant action highlighted a growing impatience with non-violent resistance and foreshadowed his later departure from the Congress। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बोस का तो मानना ये था कि हमें फाइट वाइट करना चाहिए सीधे सीधे, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी का मानना नॉन वायलेंस था, तो ये बोस इसमें थोड़ा सा पीछे हट जाए, मतलब एक तरीके से इतना ओवरकम नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिला के घुमा फिरा के बात ये हो जाएगी कि गांधी जी का जो अप्रोच है वही यहाँ पे काम करेगा, वही यहाँ पे माना जाएगा। देन कंक्लूजन देख लेते हैं। बाद में सोचा गया एक बैलेंस अप्रोच अपनाते हैं, और शिफ्टिंग अपनी स्ट्रेटजी को शिफ्ट किया गया। तो बैलेंस अप्रोच क्या है? अल्टीमेटली द आईएनसी अडॉप्टेड अ बैलेंस अप्रोच कंबाइनिंग गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड पॉलिटिकल नेगोशिएशन। इन्होंने बोला कि दोनों कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स भी कर लेंगे, नेगोशिएशन भी कर लेंगे, और गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क भी फॉलो कर लेंगे। एंड पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, कि भैया ब्रिटिश के इलेक्शन भी फाइट कर लो, जो लोग जीत गए अच्छी बात, नहीं तो हमको नॉर्मल भी इस तरीके से काम करते रहना है। शिफ्टिंग स्ट्रेटजी, these debates and subsequent actions laid the foundation of the next phase of the independence struggle। और क्योंकि ये मूवमेंट ठीक ठाक काम कर गया, तो इसी वजह से आगे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा नेक्स्ट फेज में, डेमोन्स्ट्रेटिंग द अडेप्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स विद इन द कांग्रेस। और इससे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस में अलग अलग ओपिनियन रखने वाले लोगों की भी वैल्यू सेम है, उनके साथ भी सेम बिहेवियर किया जाएगा, यानी किसी के भी थॉट्स को यहाँ पे दबाया या सप्रेस किया नहीं जाएगा। हाँ जी, ये समझ में आया इतना, है ना? इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि आज ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो मैंने इतना ही बना पाया था आज। बट हम अब ऐसे ही करेंगे, ये आई थिंक ठीक भी बन रहा होगा आपको, है ना? मैं अभी इसकी पीडीएफ भेज दूंगा आपको, और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं ग्रुप पर, आप अटेम्प्ट करते रहिए, कोशिश करिए। पहले हम एनसीईआरटी से डाल रहे हैं, आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी एनसीईआरटी का, है ना? क्वेश्चन देखे आपने ग्रुप पे आ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। तो भले ही सही है गलत जो भी हो, आप अटेम्प्ट करिएगा। व्हाट्सएप पे जो आएंगे उसमें तो शायद वो सही है गलत नहीं मालूम पड़ता होगा,
लेकिन जो टेलीग्राम वाले जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें आई थिंक आपको आंसर दिख जाता होगा जब आप पेपर मतलब क्वेश्चन देते होंगे, दिखता है यहाँ पे आंसर टेलीग्राम पे। हाँ तो बस क्वेश्चन सेम ही डलेंगे हर जगह, तो चाहे तो आप व्हाट्सएप पे दे लो, चाहे टेलीग्राम पे दे लेना, तो उसमें होगा। और अब हम थोड़ा सा मतलब कोशिश है इस बार पूरी पूरी तरीके से कि रेगुलर रखेंगे और क्वेश्चन भी डालेंगे अब रेगुलर, है ना, मेंटेन करना है कुछ चीज़ों को, थोड़ा सा भी रिलैक्स हुआ है वर्क को लेकर। नहीं डेली तो क्लास तो रेगुलर नहीं कर पाएंगे, बट कंटेंट वगैरह हम नोट्स वगैरह खूब डालेंगे, मतलब नोट्स हो गए, क्वेश्चन हो गए, क्लासेस तो अभी इतनी ही रख पाएंगे, है ना, क्योंकि वर्क हल्का हुआ है, बट क्लासेस तो मेरी जहाँ पे होती है ना वो भी है ही, तो घर पे आना का टाइम तो इतना ही हो पाता है। करते हैं कुछ थोड़ा बहुत और देखते हैं, थोड़ा सा और रिलैक्स मिलता है तो हम और बढ़ा देंगे, लेकिन हाँ नोट्स आपको अच्छे अच्छे नोट्स बना बना के अपलोड करने के सोचे हैं, प्लस क्वेश्चन वगैरह। आपने काफी कुछ तो पढ़ ही लिया है, अगर वो नोट्स भी फॉलो करते हो ना आप, तो भी फायदा रहेगा, क्योंकि कई और कोचिंग के भी नोट्स आपको मिल रहे होंगे, इनसे भी फायदा मिलेगा, आप थोड़ा सा पढ़िएगा इनको। क्लास का सोचेंगे 3 दिन कर देंगे, अगर ज़्यादा दिन नहीं कर पाए ना, 3 दिन 2 से 3 करेंगे, फिर 3 दिन हो जाएगा, हैबिट में आएगा, फिर